नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, सिनेमा घरों में धुरंधर द रिवेंज के बहाने मानो साल 2016 फिर से लौट आया है। लोग कह रहे हैं कि जैसे ही स्क्रीन पर पीएम मोदी प्रकट होकर अपना वो ऐतिहासिक भाषण शुरू करते हैं, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट रद्दी के टुकड़े रह जाएंगे। थिएटर्स तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहे हैं। लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे हैं कुछ लोग। पर रुकिए, देखिए, मैंने अभी ये फिल्म देखी नहीं है और ना ही मैं यहाँ किसी फिल्म की कोई समीक्षा करने बैठी हूँ। मेरा मुद्दा फिल्म की रियल लाइफ नहीं बल्कि देश की रियल लाइफ में चल रहा नकली नोटों का भ्रष्टाचार है। एक तरफ पर्दे पर नोटबंदी की कामयाबी दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ हकीकत में आज भी 500 के जाली नोटों के बड़े बड़े रैकेट पकड़े जा रहे हैं। तो चलिए, तालियों के शोर से हटकर जरा उस कड़वे सच पर बात करते हैं जो हमारी और आपकी जेब पर सेंध लगा रहे हैं। आप लोगों को मोदी जी का वो वाला मशहूर डायलॉग याद होगा जब उन्होंने नोटबंदी को लेकर कहा था कि मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे हैं और 30 दिसंबर के बाद कोई गलती निकले तो जिस चौराहे पर खड़ा करेंगे, मैं तैयार हूं आपकी सजा के लिए। अब मोदी जी का वो भाषण आप याद करिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और अब मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से ही नकली नोट का एक कांड निकलकर सामने आया है। कल्पना कीजिए कि एक सफेद रंग की आलीशान फॉर्च्यूनर कार की, जिस पर भारत सरकार और आयुष मंत्रालय की तख्ती लगी है। ट्रैफिक के बीच से गाड़ी ठाट बाट से निकलती रही, जिसे देखकर कोई पुलिस वाला हाथ तक नहीं उठाता था। लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को कुछ और ही खबर मिली थी। जैसे ही टीम ने अमराईवाड़ी इलाके में इस गाड़ी को घेरा और तलाशी ली तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर कोई सरकारी फाइलें नहीं बल्कि 500 रुपए के नोटों की गड्डियों से भरे बैग मिले। जब नोटों की जांच हुई तो पता चला कि ये सब रद्दी कागज यानी नकली नोट हैं। 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 2 करोड़ 38 लाख रुपए हैं। और यहीं से शुरू हुआ उस सनसनीखेज रैकेट का खुलासा जो योग और अध्यात्म की आड़ में देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, तार जुड़े सूरत के एक आश्रम से जिसका नाम है सत्यम योग फाउंडेशन। इस आश्रम का सर्वे सर्वा है प्रदीप जोटांगिया, जिसे लोग श्रद्धा से गुरुजी कहते थे। लेकिन ये गुरुजी योग सिखाने के बजाय आश्रम के बंद कमरों में नोट छापने की मशीनें चला रहा था। जिस जगह पर लोग शांति और ध्यान के लिए आते थे, मोह माया से दूर होने के लिए आते थे, वहां असल में प्रिंटर की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजिया ने बताया कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था बल्कि एक पूरी फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने जब सूरत के इस आश्रम और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की तो कुल रिकवरी से 2 करोड़ 9 लाख रुपए तक की पहुंच की गई, यानी करीबन 3 करोड़ रुपए के नकली नोट और उन्हें छापने का पूरा साजो सामान बरामद किया गया। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पता चला कि नकली नोटों को छापने के लिए जिस खास कागज की जरूरत होती थी उसे चीन से मंगाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन से सामान मंगाया तो पेमेंट कैसे हुआ होगा। यहीं पर इन शातिर आरोपियों ने तकनीक का सहारा लिया। उन्होंने इसका भुगतान क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया ताकि पुलिस या बैंक की नजर में कोई रिकॉर्ड ना आए। और ये दिखाता है कि ये गैंग कितना हाईटेक था। विदेशी प्रिंटर, चीन का कागज और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल, इन सब ने मिलकर इस जाली नोटों के धंधे को एक इंटरनेशनल क्राइम जैसा बना दिया। अपराधियों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक बहुत ही शातिर तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी गाड़ियों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय के फर्जी बोर्ड लगाए थे। इसका फायदा यह था कि नार्को पर चेकिंग के दौरान उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और कोई उन पर शक नहीं करता था। करीबन 6 महीने से खेल चल रहा था और बताया जा रहा है कि इस दौरान ये लोग करीबन 20 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में भी खपा चुके
हैं, यानी वो नोट शायद आपके या हमारे तक पहुंच भी चुका हो। सूरत के सारथाना इलाके में एक मकान पर भी छापा मारा गया, जहां इनका साथी मुकेश पटेल रहता था। वहां से भी भारी मात्रा में नोट और मशीनें मिली। पुलिस ने अब तक प्रदीप जोटांगिया समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि सूरत के वराछा इलाके में एक पूरी प्रिंटिंग यूनिट सेटअप की गई थी। इनका नेटवर्क इतना तगड़ा था कि ये लोग धीरे धीरे मार्केट में नोट खपाते थे ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस अब उन जगहों की तलाश कर रही है जहां जहां से ये नोट सप्लाई किए गए थे, और ये आशंका है कि इस रैकेट में अभी भी और कई सफेद पोश लोग शामिल हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि काम जो है छोटे मोटे स्तर पर नहीं चल रहा था, एक बड़े स्तर पर चल रहा था। और हो सकता है कि कुछ बड़े नाम जो है वो भी आने वाले वक्त में सामने आ जाएं, जो इस पूरे सिंडिकेट को पर्दे के पीछे से चला रहे हो। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और सूरत पुलिस अब मिलकर इस गैंग की आखिरी कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये गुजरात की पूरी कहानी मैंने आपको बताई, और किस तरीके से नोटबंदी की गई। नोटबंदी के बाद भी तमाम खबरें ऐसी आई कि देश के अंदर नकली नोटों का बाजार खुलेआम चल रहा है। अब एक और कहानी धर्म और गुरुओं के नाम पर सुनिए। ये कहानी महाराष्ट्र से है। आपने अमेरिका की जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का नाम सुना होगा। वो अरबपति शख्स जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के गंदे राज अपनी ब्लैक बुक में कैद कर रखे थे। एप्स्टीन उन रसूखदार को लड़कियां सप्लाई करता था और फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। और एप्स्टीन पकड़ा गया था तो दुनिया की राजनीति में भूचाल आ गया था। और अभी अमेरिका में जो कुछ चल रहा है एप्स्टीन फाइल को लेकर वो हम सब जानते हैं। काफी बवाल इसको लेकर मचा हुआ है। वहीं भारत के महाराष्ट्र के नासिक से भी एक ऐसी ही खौफनाक खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि एप्स्टीन का भूत भारत में लगता है जाग उठा। ये कहानी है एक ऐसे गॉडमैन की जो खुद को कैप्टन खरात कहता था, लेकिन उसके ऑक्स प्रॉपर्टी वाले दफ्तर से जो पेनड्राइव मिली हैं उसने महाराष्ट्र की सियासत की नींदें उड़ा दी हैं। इस पेनड्राइव में 58 अश्लील वीडियो क्लिप्स हैं। शक है कि ये वीडियो सिर्फ हवस के लिए नहीं थे, बल्कि हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग के लिए बनाए गए थे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अशोक खरात भारत का एप्स्टीन था? सबसे पहले बात करते हैं उस दरिंदगी की जिसका शिकार एक मासूम महिला हुई। अशोक खरात जो कभी मर्चेंट नेवी में कैप्टन था, उसने खुद को अंकशास्त्री बताया, न्यूमरोलॉजिस्ट बताया और गॉडमैन के रूप में खुद को स्थापित किया लोगों के बीच ने। उसने सम्मोहन करने की कला सीखी और धर्म का चोगा पहनकर मासूमों को फंसाने का जाल बिछाया। एक 35 साल की शादीशुदा महिला ने हिम्मत दिखाकर नासिक क्राइम ब्रांच को बताया कि खरात ने उसका विश्वास जीता और फिर तंत्र मंत्र, अघोरी प्रथाओं और देवीय शक्तियों होने का दावा कर उसे गुमराह किया। आरोप है कि यह शोषण 2022 से दिसंबर 2025 के बीच लगभग 3 सालों तक चला। खरात का तरीका बेहद शातिर था। वो महिला को भोजन या पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर देता था और सम्मोहन के जरिए उससे अपनी हवस मिटाता था, उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। जब महिला को समझ आया, उसने विरोध किया तो खरात ने उसे और उसके पति की हत्या करने की बात कही, उसकी जिंदगी बर्बाद करने तक की बात कही और उसे कई धमकियां जो है वो दी। ये सब धर्म और अघोरी अनुष्ठानों की आड़ में हो रहा था, जो इस अपराध को और भी ज्यादा घिनौना बना देता है। जैसे ही पुलिस ने नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित खरात के दफ्तर ऑक्स प्रॉपर्टी डीलर एंड डेवलपर पर छापा मारा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक कितने बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश करने वाले हैं। वहां से पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो जब्त की गई पेनड्राइव जिसमें 58 अश्लील वीडियो क्लिप्स मिले हैं, ये वीडियो एप्स्टीन की ब्लैक बुक की तरह ही काम कर रहे हैं। शक है कि खरात इन वीडियो के जरिए रसूखदार महिलाओं और नेताओं और बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करता था। और उसने अपने कार्यालय में एक सीसीटीवी फुटेज भी लगाया हुआ था जिसमें आरोपी एक महिला के साथ संदिग्ध अनुष्ठान करता हुआ नजर आ रहा था। और ये सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि खरात का दफ्तर सिर्फ प्रॉपर्टी का काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक टॉर्चर चैम्बर भी था जहां महिलाओं की मजबूरी, अंधविश्वास का फायदा उठाया जाता था। पुलिस ने सभी टेक्निक
का इस्तेमाल किया। फॉरेंसिक लैब में इन सभी सबूतों को भेज भी दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने इस केस को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया है। खरात कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत मजबूत है। सोशल मीडिया पर खरात की अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राधा कृष्ण विखे पाटिल जैसे दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरों की जो है वो भी वायरल हो रही। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर अब काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, वो भी सवाल पूछ रहा है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। तो देखिए, अब जिस तरीके से ये खरात का मामला निकलकर सामने आया, इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस निकलकर सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब एप्स्टीन की बात जो है फिर वो होने लगेगी। क्या एक भारत के अंदर भी एप्स्टीन नाम का व्यक्ति जो है वो महिलाओं का शोषण कर रहा था? ये तमाम चीजें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल आप लोग इन धर्म गुरुओं के नाम पर क्या कहेंगे? धर्म गुरु जो अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, महिलाओं को अपने शोषण का शिकार बना रहे हैं, तमाम चीजों को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।